हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। प्रिय मित्रों, जैसा कि हम सभी जो है टीजीटी हिंदी परीक्षा जो हुई थी 2013 में जो पेपर हुआ था उसे सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी परिचित हैं इस क्लास से, जो हमारे मित्र हैं वो जानते हैं और जो हमारे नए साथी हैं उन्हें मैं सूचित करना चाहती हूँ, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों ने 2021 से लेकर के 2021 से 2001 तक जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टीजीटी हिंदी का पेपर। टीजीटी हिंदी का पेपर हम सभी सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें से हम सभी जो है 2021 में जो परीक्षा संपन्न हुई थी 2021 में उस पेपर को, जो 21 में पेपर हुआ था 2021 में, उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने, इसके बाद हुई थी परीक्षा जो है 2016 में हुई थी, तो 2016 को भी हम लोगों ने देख लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब हम सभी 2013 में जो परीक्षा प्रस्तावित हुई थी उस परीक्षा को सॉल्व करने चल रहे हैं आज की क्लास में। और ये प्लेलिस्ट आप सभी को बना दी गई है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी इकट्ठा एक जगह सारे जो है टीजीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र सॉल्व, चारों ऑप्शन सहित, ठीक है। और आप जो है अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे 2013 में जो प्रश्न बना था हिंदी विषय से। जैसा कि 125 प्रश्न होते हैं, टोटल 125 प्रश्न का प्रश्न पत्र है ये, और इसमें हम सभी दो पार्टों में करते हैं, इसे दो भागों में करके करते हैं। 60 प्रश्न करके, 62 प्रश्न करके हम सभी करते हैं, है ना। पार्ट 1 में जितना हो पाता है होता है, जो बचता है वो पार्ट 2 में हम सभी करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लास जो है प्रतिदिन चलती है। इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क रूप से प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ मैटर आपको परीक्षा के उपयोगी निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा। प्रोवाइड क्लासेज जो है प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। तो आज की क्लास में हम देखते हैं 2013 में जो प्रश्न बने थे हिंदी से, उन्हें देखते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है जो है भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912, 1914, 1916, 1918 बताना है आप सभी को। जैसा कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भारत भारती है, भारत भारती जो रचना है, ये रचना किसकी है? मैथिली की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है ना। ये रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। और ये कब हुई थी? ये जो है 1912 में हुई थी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1912 जो हमसे पूछा गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त जी की और रचनाओं को अगर हम देख लें तो जैसा कि साकेत जो बहुत ही चर्चित है, साकेत है ना, परीक्षा में प्राय पूछी जाती है। साकेत हो गया, जयद्रथ वध हो गया, और पंचवटी भी तो इन्हीं की है, पंचवटी हो गया, है ना। झंकार हो गया, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये सभी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हमारा जो प्रश्न था भारत भारती का प्रकाशन, तो 1912। आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है तो ये है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये व्याकरण ग्रंथ है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण है किसका? तो ये दामोदर शर्मा का है। किसका है? पंडित दामोदर शर्मा जी का है। पंडित दामोदर शर्मा जी का है, ठीक है। और आगे अगर हम देखना चाहें, कीर्ति पताका ये जो है विद्यापति का रचित ग्रंथ है, इनकी रचना है। और चर्यापद जो है सिद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक है। ये जो चर्यापद है ये सिद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। और वर्ण रत्नाकर ये ज्योतिषर ठाकुर का है। ये जो चौथा ऑप्शन है हमारा, वर्ण रत्नाकर, ये ज्योतिषर ठाकुर का है। तो चारों ऑप्शन आपको भली भांति समझ आ गए होंगे, हमारी जो है ये उम्मीद है, कोशिश है कि शायद समझ आ गया होगा आप सभी को। आगे देखते हैं हम सभी, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 पर चलेंगे। देसिल बयाना सब जन मिठा, है ना। देसिल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये सभी परिचित है, अमीर खुसरो की नहीं है, अब्दुल रहमान की नहीं, ये तो विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की है। ये किसकी है? विद्यापति की रचना है। तो आगे हम सभी देखेंगे,
आगे जो है ये प्रश्न संख्या 6 है, देसिल बैना सब्जन मिठा। इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रश्न देखा ना, प्रश्न संख्या 2 देखा, प्रश्न संख्या क्या देखा, 2 ही तो प्रश्न किए थे हम लोग। हाँ, 2 ही प्रश्न किए थे, तो तीसरा प्रश्न देखना चाहिए ना, प्रश्न संख्या 3 देखना चाहिए। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा, हाँ प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, तभी मुझे लगा कि ये 6 प्रश्न डायरेक्ट हम लोग 6 पे कहाँ से आ गए, दूसरी PDF पे चले गए थे, क्षमा चाहूँगी इसके लिए। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, घोटक का तद्भव रूप क्या है। घोटक का तद्भव रूप क्या है, तो घोटक का तद्भव रूप क्या होगा, घोड़ा होगा। घोटक का तद्भव रूप हमारा क्या बनेगा, घोड़ा बनेगा। क्या बनेगा, घोड़ा बनेगा। आगे हम सभी देखते हैं जो है, देखिए जो तद्भव शब्द हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई हिंदी में आई है, ध्वनि परिवर्तन से गुजरती हुई हिंदी में आई है। जैसे अश्रु का आंसू, चंद्र का चांद, ये सभी क्या है, तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो है तद्भव है ना, उससे उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। हमारी जो देसी बोलचाल की भाषा है, जो हम प्रायः प्रयोग करते हैं, है ना, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तत्सम जो संस्कृत के शब्दों को हम सभी बोलते हैं, है ना, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, वो सभी तत्सम कहलाते हैं। आगे देखेंगे उपजाऊ का विलोम शब्द देखेंगे, सिंचित, खाद, ऊसर। तो उपजाऊ का विलोम, विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक, तो उपजाऊ का क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बंजर। उपजाऊ का क्या है, बंजर है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4, बंजर। उपजाऊ का विलोम बंजर होगा। आगे देखेंगे हम सभी, अब 5वां देखेंगे, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, या रा ला वा, या मा रा ला, है ना। तो अर्धस्वर क्या कहलाता है, या हमारा अर्धस्वर है, या हमारा क्या है, अर्धस्वर कहलाता है। वा को अर्धस्वर भी, वा को भी अर्धस्वर कहते हैं, है ना। आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न। हाँ, अब प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं, दूसरी PDF पे। तो ये प्रश्न था, देसिल बैना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है। तो ये विद्यापति की है। किसकी है, विद्यापति की है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। और जो विद्यापति हैं, इन्हें संस्कृत, अवहट्ठ और मैथिल भाषा के लिए जाना जाता है। मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। और संस्कृत में भी इनकी रचनाएं हैं, है ना। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और जो इनकी पदावली है, ये भी बहुत चर्चित है। पदावली किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की। हाँ, मैथिली शरण गुप्त नहीं, विद्यापति की है, सॉरी, विद्यापति की है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में बनते हैं। तो ये 2013 में जो प्रश्न बना था, पश्चिमी हिंदी, तो कन्नौजी हमारा क्या है, पश्चिमी हिंदी है। कन्नौजी हमारी पश्चिमी हिंदी है। देखिए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ये सभी किसकी हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मगही, मैथिली, ये बिहारी हिंदी की हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की है। ABC मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या है, पूर्वी हिंदी की हैं। किसकी हैं, पूर्वी हिंदी की हैं, पूर्वी। और मैम, भोज, ये जो है बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। मैथिली, मगही, भोजपुरी। बाकी जो पश्चिमी हिंदी की हैं, वो खड़ी बोली हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा B हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, आसक्त का विलोम है, आसक्त का विलोम क्या होगा, आसक्त का विलोम होता है विरक्त। आसक्त मतलब जिसमें आपकी आस्था हो, मतलब जिसमें आप अनुरक्त हो। और विरक्त का मतलब होता है जिससे आप क्या हो, अलग हो, उसी का अपोजिट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम, देखिए रीतिकाल को, आदिकाल को, है ना, विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न नाम दिया है। इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से इन्हें पुकारा है। जैसे तो उसी में जो प्रश्न है हमारा, यहाँ से भी एक प्रश्न हर परीक्षा में बनता है, ठीक है।
टीजीटी पीजीटी में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है। अलंकृत काल कौन कहा है? किसे? रीतिकाल को। प्रश्न संख्या 9 है। तो ये मिस्र बंधुओं ने कहा है। किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने दिया। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इसे रीतिकाल को रीतिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है, ये जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ये श्रृंगार काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं। हम सभी किसकी बात कर रहे हैं? रीतिकाल की बात कर रहे हैं। और रमशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या कहा है? कला काल कहा है। ये जो रसाल हैं, कला काल कहा है इन्होंने। क्या कहा है? कला काल कहा है। तो शायद इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, है ना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झूठा सच। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। झूठा सच अगर रचना हम देखें तो ये यशपाल की है। किसकी है? यशपाल की रचना है, ठीक है। और यशपाल का ये उपन्यास है। और राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्यात्मक है। ये जो राग दरबारी है, ये श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्यात्मक उपन्यास है, ठीक है। और गबन तो बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना, ये तो प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है ही है। और इन्हीं हथियारों से अगर हम बात करें, ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है इन्हीं हथियारों से, ये है अमरकांत का है। अमरकांत द्वारा रचित उपन्यास है, ठीक है। आगे देखेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 11 पे चलेंगे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी मुंशी आयंगर, सी बाल गंगाधर खेर, डी है काका साहेब कालेलकर। तो जो 11 नंबर का प्रश्न है, हमारा 11 नंबर का जो प्रश्न है, ये हो जाएगा बाल गंगाधर खेर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 344 से जो है के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। जो अधिक बोलता है उसके लिए अगर एक शब्द हम प्रयोग करेंगे तो उसे वाचाल कहते हैं। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। आगे देखेंगे 12 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे तो 12 नंबर का जो 13 नंबर का प्रश्न है, 12 नंबर हम लोगों ने कर लिया है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। जन्मेजय का नाट्य अंधा युग, आधे अधूरे, तमस, है ना। देखिए, मध्य वर्ग की तो ये है मोहन राकेश का है। ये आधे अधूरे नाटक है। क्या है? आधे अधूरे, मोहन राकेश द्वारा रचित जो नाटक है इसी का है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 3 होगा। अब देखिए, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ये विधा की दृष्टि से क्या है? नाटक है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जयशंकर प्रसाद के जितनी भी रचनाएं हैं, जितने नाटक हैं, वो सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे जो है अंधा युग की अगर बात करें तो ये तो गीत नाट्य है। और अंधा युग जयशंकर उनका है, धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का है। और यह गीत नाट्य है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तमस भीष्म साहनी का है, सभी परिचित है। आगे हम सभी बढ़ते हैं, अपने प्रश्न को देखते हैं। नया प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न संख्या जो है 14 है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। तो सूरदास किसका पात्र है? गोदान का, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। देखिए, ये टीजीटी परीक्षा में भी प्रश्न बना है। और 2018 में जो परीक्षा संपन्न कराई गई थी 2018 में, हाँ, LT ग्रेड का, उसमें भी ये प्रश्न बना था। ये रंगभूमि का पात्र है। सूरदास किसका पात्र है? किस उपन्यास का? तो ये सूरदास जो है रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। और प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यासों की चर्चा कर लेते हैं अगर हम, तो सेवा सदन हो गया, गोदान हो गया। गोदान जो कि बहुत चर्चित है, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। सेवा सदन हो गया। सेवा सदन 1918, इसका समय बहुत पूछा जाता है। अभी हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। गोदान, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला प्रतिज्ञा और गबन, है ना, गबन। आगे हम सभी देखते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो,
तो अमीर खुसरो जो है तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर इनकी रचना की बात करें तो सबसे पहले जाने कि ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। किस बोली के? खड़ी बोली के। जहाँ खड़ी बोली की बात आती है, प्रथम कवि की बात आती है, तो यहाँ अमीर खुसरो तुरंत, है ना। और इनकी जो रचनाएं हैं, खालिकबारी है, मुकरियाँ हैं, पहेलियाँ हैं, दो सुखने हैं, गजल है, तमाम इनकी रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, 2 है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 4 है मैथिली शरण गुप्त। तो जो 16 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर अगर हम सभी देखना चाहें तो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये प्रेमघन का है। ये सब धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजावन, ये किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। इनकी और रचनाएं देखते हैं हम तो जीर्ण जनपद हो गया। क्या हो गया? जनपद हो गया। आनंद अरुणोदय मयंक महिमा लालित्य लहरी, ये सभी हम सभी जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में पढ़ रहे हैं। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, ये जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। 18 नंबर के प्रश्न 17 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास जो केंद्रित है ये महात्मा गांधी पर है। किस पर है? महात्मा गांधी पर है। ठीक है। और इसके लेखक की हम चर्चा कर लेते हैं। गिरिराज किशोर हैं। गिरिराज किशोर जी हैं। ठीक है। इनके अन्य उपन्यास की बात करें, जुगलबंदी, चिड़ियाघर आदि। आगे हम सभी देखते हैं, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में जो श्रद्धा है, देखिए कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में अगर सर्गों की बात की जाए तो 15 सर्ग हैं। टोटल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इसमें बताया जा रहा है कामायनी में जो श्रद्धा है, श्रद्धा किसका प्रतीक है? मनु जो है मन का प्रतीक हो गया, मनु मन का प्रतीक हो गया। और ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक हो गई, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक। और श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। किसका है? हृदय का प्रतीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, दूसरी परंपरा की खोज विधा की दृष्टि से किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। प्रश्न संख्या 19 बताना है आप सभी को। आप सभी बताइए कि प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आलोचना है। क्या है? दूसरी परंपरा की खोज, ये आलोचना विधा है। और किसकी है? ये नामवर सिंह की है ना। किसकी है? नामवर सिंह की है। तो हम क्या करेंगे? आलोचना है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और विधा की दृष्टि से देखेंगे तो ये आलोचना है। और इनकी अन्य कृतियों में देखेंगे, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान जो कि बहुत फेमस है, कविता के नए प्रतिमान, है ना, वाद विवाद संवाद, और संवाद वर्तनी की दृष्टि से भी देखा जाता है। तो ये इस तरह से संवाद लिखेंगे तो शुद्ध माना जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो और जिसका मन केंद्रित हो। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, जिसका मन जो है किसी दूसरे की ओर हो, अन्य मनस्क मतलब अन्य दूसरे की तरफ हो, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो। करेक्ट आंसर 2 हो गया। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? समास आपको बहुत सरलतम ढंग से पढ़ाया गया है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बताना है 21 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें बताना है कि कौन सा है। तो पंचवटी पूर्व पद संख्यावाची है ना, पहला पद जिसका क्या होता है? संख्यावाची होता है। पंचवटी, वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो द्विगु संख्यावाची द्विगु होता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो त्रिदेव हो गया। नवरत्न भी तो है, नवरत्न हो गया। नवरत्न ये सभी क्या है? जो है द्विगु समास में आते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य, अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान, पहला पद प्रधान होता है, प्रायः उपसर्ग होता है ना, अव्यय होता है। तत्पुरुष जो है
उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, है ना। आगे हम सभी देखते हैं 21 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। हाँ, जो है हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिहौद रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्णदास। जब भी स्वच्छंदता की बात आती है, स्वच्छंदतावाद की बात आए, तो वहाँ कौन आते हैं? श्रीधर पाठक को याद किया जाता है। किसे? श्रीधर पाठक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक हो गया। रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। इनकी अगर जो है श्रीधर पाठक की प्रमुख रचनाओं को अगर हम देखना चाहें, वनाष्टक हो गया, मनोविनोद हो गया, और उजड़ ग्राम एक इनका है जो बहुत चर्चित है, उजड़ ग्राम, उजड़ ग्राम। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न, बिनु पग चले सुने बिन काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना में अलंकार बताना है। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि कारण और कार्य के संबंध में जहाँ पर किसी रूप में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण ना हो उसके बाद भी कार्य हमारा हो, वहाँ पर क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले, बिना पैर के इंसान चलता है। सुने बिनु काना, बिना कान के व्यक्ति सुनता है ना। कारण नहीं है सुनने का, लेकिन सुना जा रहा है, कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होता है। आगे हम सभी देखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। 24 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो सार्वभौमिक, सभी देशों से सार्वदेशिक, सभी कालों से सार्वकालिक, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, और समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द सार्वभौमिक कहा जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर 24 का क्या होगा? 1 होगा। प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 पर चलेंगे। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों को रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बस में रहने वाला। प्रश्न संख्या 25, तो अतीन्द्रिय, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर क्या कहलाएगा? अतीन्द्रिय कहलाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। आगे हम सभी देखेंगे। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन है, ये हमेशा याद होना चाहिए। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखेंगे हम सभी 27 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सूर्य की अंतिम किरण से, ये किसकी है? चारों ऑप्शन में से बताइए। तो ये है सुरेंद्र वर्मा की है। किसकी है? सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कृति है। कैसी कृति है? नाट्य कृति है। द्रौपदी सेतुबंधु, द्रौपदी सेतुबंधु, नायक खलनायक विदूषक, और एक है 8वां सर्ग और है शकुंतला की अंगूठी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी। ठीक है, ये सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा का है। आगे हम सभी बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न को। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। तो ये जो लेखिका हैं ये हैं ममता कालिया का है। दुखम सुखम ममता कालिया का है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इनके अन्य उपन्यासों की चर्चा करना चाहें तो बेघर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेघर हो जाएगा, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी आदि। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। कुटिल का विलोम होगा, कुटिल का हो जाएगा रिजु होगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी। कुटिल का क्या होगा? ये नहीं है बल्कि रिजु होगा, रिजु, यानी कि तीसरा ऑप्शन है।
तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऋजु हो जाएगा। आगे देखेंगे रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। यहाँ से ये चारों वाद हैं, 4-5 वाद हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ज़्यादा पूछे जाते हैं। रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किए हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। ये जो अद्वैतवाद है शंकराचार्य है। शुद्धाद्वैतवाद की बात की जाए तो विष्णु स्वामी है। कौन है? विष्णु स्वामी है। और द्वैतवाद के प्रवर्तक की बात की जाए तो माध्वाचार्य है। माध्वाचार्य। चार तो ये जो है द्वैतवाद के हैं। ठीक है, ये जो चारों वाद हैं इन्हें आप सभी याद कर लीजिए। आगे देखेंगे हम सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या है हमारा 31 नंबर का प्रश्न है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है। तो ये इजी सा प्रश्न है, ये तो सभी कर ले जाएंगे इसे, है ना। तो ये क्या है? मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, ये देख भी सकते हैं। प्रत्यय रहित शब्द है, किसमें प्रत्यय नहीं है? मर्मज्ञ में, वैज्ञानिक में, आलू में, अनुवाद में। तो मर्मज्ञ में नहीं है। किसमें नहीं है? मर्मज्ञ में प्रत्यय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे देखेंगे जैसे है आगे हम सभी देखेंगे प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। प्रबंध चिंतामणि प्रश्न संख्या 33 है। दामोदर पंडित, कवि आशुग, रोड़ा कवि और मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंग की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा। मेरुतुंग की रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की है। और रोड़ा कवि की क्या है? राउरवेल है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर पंडित हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण इनकी रचना है, दामोदर पंडित की है। आगे हम सभी देखते हैं ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है। प्रश्न संख्या 34 है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो देखिए ब्रज भाषा का जो क्षेत्र हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, बरेली हो गया, बदाऊं हो गया, एटा हो गया, मैनपुरी, करौली आदि। ठीक है। सरगुजा जो है ब्रज क्षेत्र का नहीं है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ये भी आ गया, ये भी आ गया, यही नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा 2 होगा। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। आदिकाल को बीजोपन काल। देखिए अभी जो है रीतिकाल से प्रश्न बना था कि रीतिकाल को एक प्रश्न बना था कि किसने अलंकृत काल कहा है, ऐसा कुछ करके बना था। अभी हम लोगों ने जो देखा पहले। अब इसी प्रकार से है 35 नंबर का प्रश्न है। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीजोपन नाम काल किसने दिया? तो बीजवपन की अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे हम? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीजोपन किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि जो है चारण काल राम कुमार वर्मा कहते हैं। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? चारण काल कहते हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन कहते ही हैं। ठीक है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा है। आगे हम सभी देखेंगे जो है आर्द्र का विलोम क्या है? आर्द्र का विलोम बताना है। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क होगा। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 37 है। परुष का विलोम शब्द है। परुष का विलोम शब्द है। परुष का हो जाएगा कोमल। परुष का मतलब होता है कठोर। कठोर होता है तो कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। मुलायम नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। तो परुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल होगा। प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। तदीय समाज में किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था? तो तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो तदीय समाज यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। तदीय समाज इनका संबंध था। केशव चंद्र सेन का संबंध ब्रह्म समाज से था। जो केशव चंद्र सेन है ब्रह्म समाज से था और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे हम सभी बढ़ते हैं। जो है प्रश्न संख्या 39 पर चलते हैं। जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय।
परिमेय का मतलब होता है मापना, जो मापा जा सके। अपरिमेय अगर आ उपसर्ग लग गया, अपरिमेय जो है जो मापा ना जा सके। 39 नंबर के प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 40, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला, तो ये है अनुच्छेद 343। सभी इससे परिचित होंगे, बहुत इजी सा प्रश्न है ये, और भाषा से प्रश्न बनते हैं। 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है, और 345 और 346 प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है, प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। आगे हम सभी देखेंगे जो है अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेंद्र ने, अज्ञेय ने, डॉक्टर देवराज ने, प्रभाकर माचवे ने। तो अकाल पुरुष गांधी ये जैनेंद्र की है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। किसकी है? जैनेंद्र की है। जैनेंद्र की रचना जो है जैनेंद्र ने की है। आगे देखेंगे 42 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता है। साये में धूप जो है रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो साये में धूप जो है किसका है? ये दुष्यंत कुमार का है। किसका है? दुष्यंत कुमार का है। साये में धूप, ये करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। साये में धूप दुष्यंत कुमार जी हैं, ये 2 हो जाएगा। ठीक है। सूर्य का स्वागत, इनकी अन्य रचना देख लेते हैं। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए पवन का बसंत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आगे प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। गोकुलनाथ की रचना का नाम है। गोकुलनाथ की रचना का नाम है, तो गोकुलनाथ की रचना है। ऑप्शन देखते हैं हम सभी। इसमें ऑप्शन है 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल चिताई वार्ता और गोसाई चरित्र। तो 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोकुलनाथ जी की। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। और चिताई वार्ता के रचनाकार अगर इनकी बात करें तो ये हैं जो है नारायण दास है। नारायण दास जी हैं इसके रचनाकार। और भक्तमाल के नाभादास सभी परिचित ही हैं। और गोसाई चरित्र जो है, ये चौथा जो ऑप्शन है हमारा, वेणी माधवदास ने गोसाई चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की है। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। आगे हम सभी देखते हैं 44 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 44, प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। जो प्रश्न संख्या 44 है, इसका जो है किस कवि को अभिनय जयदेव कहा जाता है? अभिनव जयदेव, प्रश्न संख्या 44। तो अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल, समझ ही गए होंगे, तो ये विद्यापति जी हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे हम सभी 45 नंबर के प्रश्नों को चलेंगे। थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि मैथिल कोकिल और कवि शेखर की भी उपाधि इन्हें दी गई है। किसे? विद्यापति को कवि शेखर, है ना। और कवि रंजन एवं कवि कंठाहार आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल कवि शेखर और कवि रंजन कवि कंठाहार इत्यादि नामों से इन्हें विभूषित किया गया है। किसे? विद्यापति को। ठीक है। आगे हम सभी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो जिनदत्त सूर्य, जिनधर्म सूर्य, शालिभद्र सूर्य और धनपाल। 45 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनदत्त सूर्य। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 46 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। और भविष्य की कथा जो है धनपाल जी की है। भविष्य की कथा किसकी है? धनपाल की रचना क्या है? भविष्य की कथा है। और शालिभद्र सूर्य की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूर्य की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। 46 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 है। निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? देखिए, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का सही है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी का सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का सही है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त का है। रसवंती क्या है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है। कौन? रसवंती। और इनकी जो है नहीं, रसवंती जो है रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सियाराम शरण का नहीं है। ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सही हैं बट ये हमारा गलत हो जाएगा। रसवंती जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सियाराम शरण गुप्त की जो रचना है, ये मौर्य विजय हो गया, है ना, दुर्वादल हो गया, आर्द्रा हो गया, मृणमयी बापू, और ये हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का है। आगे हम सभी देखेंगे जो है
हाँ, अगला देखेंगे 47 नंबर का, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। ऐसा शब्द है जिनमें प्रत्यय नहीं है। दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक। आगे क्या है? कर्तव्य, कर्तव्य है ना। तो इसमें दुर्गुण में नहीं है, प्रत्यय नहीं है, दुर उपसर्ग है ना लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय नहीं। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, बाकी में सभी है। आगे देखेंगे जो है अगला प्रश्न 48 नंबर, केशव कहीं न जाए का कहिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है। किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की है। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। आगे 48 नंबर 39 नंबर का 49 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। आवाहन का विलोम है अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन। धन्यवाद, है ना। आवाहन का विलोम हो जाएगा विसर्जन। आवाहन का विलोम, विलोम पूछा। आवाहन मतलब होता है बुलाना अपने घर, विसर्जन का मतलब होता है विसर्जित कर देना, मतलब उन्हें जो है विदा कर देना। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। 50 प्रश्न संख्या 50 है, निम्न में से कौन अर्था अलंकार है? तो अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये सभी शब्दालंकार हैं। बचा कौन? रूपक है, तो रूपक ही हमारा अर्थालंकार हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, है ना। तो 50 का जो है 50 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, विवक्षा, है ना, ये सभी शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और तमाम प्रकार के अनुप्रास अलंकार के वो शब्द अर्थालंकार के तो बहुत भेद हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, मानवीकरण अलंकार, है ना। तो बहुत सारे हैं इनके भेद। आगे हम सभी देखेंगे 50 नंबर 51 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। 51 नंबर का जो प्रश्न है हमारा क्या है? कौन, हाँ ये सब हो चुका है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। कौन नहीं है हमें बताना है। तो उच्चतर नहीं है। क्या नहीं है? उच्चतर नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, उच्चतर नहीं है। उच्चतर में जो है उच्च शब्द में तर प्रत्यय लगा है, उच्च शब्द में तर प्रत्यय लगा करके देशज प्रत्यय का उदाहरण ये नहीं है। आगे देखेंगे जो है हम सभी प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। हम सभी 60 प्रश्नों को करेंगे इस क्लास में, 52 नंबर तक पहुँचे हैं। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते, केदारनाथ अग्रवाल। मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे, धूमिल। 52 नंबर का जो प्रश्न है इसे देखेंगे। प्रश्न संख्या 52, इसमें जो सही नहीं है उसे हमें बताना है। तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। सीढ़ियों में, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, ये तो रघुवीर सहाय का है भाई। किसका है? रघुवीर का है, रघुवीर सहाय का है, ठीक है। और रघुवीर सहाय की अन्य रचना को देखें तो आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। अब हम आगे देखते हैं 53 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, आत्म रामायण, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। वल्लभाचार्य की रचना पूछा जा रहा है। इनके जो ग्रंथ हैं तो ये अणुभाष्य इनकी जो चर्चित है ना, सभी परिचित भी होंगे इससे। अणुभाष्य करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ जन्म, जन्म में आ जन्म हो गया, गमन में आ लग गया, कर्षक, आकर्षक, दरणीय, आदरणीय। इसमें बताना है कि किसमें नहीं है। 54 नंबर का प्रश्न है तो इसमें किसमें नहीं है? आदरणीय में नहीं है ना, और तो बाकी सभी में हो गया, आदरणीय में नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना, आदरणीय। आगे हम सभी देखेंगे रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी, श्री स्वामी, रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। अभी हमने जो है अभी हम लोगों ने देखा था चारों संप्रदाय के बारे में, उनके आचार्यों के बारे में। तो देखिए शायद आप बता पाएंगे इसे। इसका हो जाएगा विष्णु स्वामी। क्या हो जाएगा? विष्णु स्वामी हो जाएगा। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। 56 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 56, प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृत यात्रा वृत्ति की है? रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृत यात्रा वृत्ति की है? विधा की बात पूछी गई है। सागर की लहरों पर आप्रवास की यात्राएं, पैरों में पंख बांध कर मेरी यूरोप यात्रा। 56 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्ति पैरों में पंख बांध कर। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की यात्रा कृति पैरों में पंख बांध कर एवं उड़ते चलो उड़ते चलो। ठीक। सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर ये जो पहला ऑप्शन है ये भागवत चरण उपाध्याय कृत यात्रा वृत्तांत है। मेरी यूरोप यात्रा गणेश नारायण सोमानी की है। ठीक है। आप्रवासी की डायरी यात्रा डॉक्टर नगेंद्र का है, यात्रा वृत्त है। आगे हम सभी देखते हैं निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो जो निराला थे ये इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे, बाकी सुधा और मतवाला समन्वय ये सबसे थे। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरजू पार की यात्रा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हो रही है यहाँ पर। तो इन्होंने लिखी थी सरजू पार की यात्रा। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। सरजू पार की यात्रा। फिर इन्होंने लिखी लखनऊ की यात्रा लिखी। क्या लिखी थी? लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और बैद्यनाथ धाम की यात्रा। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के यात्रा वृत्त हैं। तो इस ऑप्शन में करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम सभी अगले प्रश्न पर देखते हैं। 59 नंबर का जो प्रश्न है जो कि रस से संबंधित है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा, है ना। विभत्स का क्या होगा? जुगुप्सा होगा। ठीक है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। और शोक करुण रस का है और विस्मय जो है अद्भुत रस का है। ठीक। आगे देखेंगे रसों की संख्या कितनी है? 9 मानी गई है। और जो है 8 कौन माना है? भरत मुनि ने 8 माना है। आगे देखेंगे अंगद पैज की रचना किसने की है? अंगद पैज नाभादास। 60 नंबर का जो प्रश्न है धरणीदास, ईश्वरदास, मलुकदास। अंगद पैज प्रश्न संख्या 60 की चर्चा हो रही है जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। अंगद पैज किसकी रचना है? तो ये ईश्वरदास की है। किसकी है? ईश्वरदास। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। सत्यवती कथा, है ना, सत्यवती कथा, भरत मिलाप एवं अंगज पैज ये ईश्वरदास की कृति है। तो हम लोगों ने टोटल 60 प्रश्नों को किया। कितने प्रश्नों को किया? 60 प्रश्नों को किया। और ये 60 प्रश्न कहाँ के थे? तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से थे। टीजीटी परीक्षा हिंदी 2013 में जो परीक्षा हुई थी ये वो प्रश्न है। ठीक है। हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी तरह से हम सभी करते रहेंगे। ये पार्ट 1 है। बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें पार्ट 2 में आप सभी तक पहुंचाने की जो है पूरी कोशिश की जाएगी। आज की क्लास यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। और हाँ, परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल हो गई है अब दिसंबर, जनवरी, हाँ नवंबर दिसंबर तक ये देख लीजिएगा टीजीटी की परीक्षा अवश्य होगी। ठीक है। और काफ़ी परीक्षाएं हैं। प्राइमरी की भी परीक्षा लगी हुई है और लेखपाल की भी परीक्षा जो है होने वाली है। तो ये 2-3 महीने जो है हमारे कहने का मतलब है ये हम सभी प्रतियोगी मित्रों के लिए, हमारे सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय ये चल रहा है। तो आप सभी पढ़ाई को इग्नोर मत करिए। सारे काम को एक साइड रख करके पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास किसी कारणवश आप सभी को उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं क्लास बनाने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जब इंसान खुश होता है तो वो कार्य को जो है दुगने उत्साह के साथ करता है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपके सहयोग की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। बाकी हम फिर मिलेंगे, नए क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।